हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने एयर पोल्यूशन के अंदर लगभग 5 से 6 लेक्चर टोटल स्टडी कर लिए अब तक। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम पिछले लेक्चर का रिवाइज करते हैं कि लास्ट हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देखो, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट वगैरह सब कंप्लीट हो गया था हमारा, और हम लोग पहुंच गए थे डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट तक पहुंच गए थे। और लास्ट में मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर के अंदर देखो गाउस डिस्ट्रीब्यूशन और हमने फिक इक्वेशन ये कंप्लीट कर दी थी। ठीक है जी, इनके ऊपर देखो सवाल जो है मैंने आपको बताया था कि गाउस वाले पे बन सकता है जब स्टैक की हाइट 0 ली जाती है, लास्ट वाले पे। ठीक है जी, वहां से आपको सवाल बन जाता है, बाकी सवाल बनने के चांसेस कम है। ठीक है, क्योंकि लोग की वैल्यू देनी पड़ती है और टेबल की भी वैल्यू देनी पड़ती है, सिग्मा और जेड की और सिग्मा वाई की। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पिछले लेक्चर्स का। पिछले लेक्चर्स के अंदर से अगर मैं निकालूं कुछ विशेष बातें, समरी अगर मैं निकालूं तो देखो समरी क्या बनती है। क्या हमने वहां पर ये पढ़ा था कि आपकी जो पोल्यूम होती है जब इसका डिस्पर्जन होता है ना, इसका डिस्पर्जन जब होगा तो क्या ये टर्बुलेंट नेचर का होगा? बिल्कुल जी, ये टर्बुलेंट नेचर का होगा, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ विंड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड पे डिपेंड करता है टर्बुलेंट होना। अगर आपकी किसी स्टैक से निकला हुआ पोल्यूम जो है वो कुछ इस तरीके से निकल रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, विंड बड़ी तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है, तो ये क्या करेगी, हवा जो है इस पोल्यूम को क्या अपने साथ ले जाएगी? क्या बिल्कुल अपने साथ ले जाएगी। ठीक है जी, ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब एक पोल्यूम की स्टडी की जाएगी तो क्या ये तीनों डायरेक्शन के अंदर होती है? बिल्कुल जी, इसकी हमने 3D मॉडलिंग पढ़ी थी और ये भी बोला था कि इसकी एक मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है ना। और ये ज्यादातर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से की जाती है। वहां पर मैंने आपको के एक्स, के वाई और के जेड तीन कांस्टेंट जो थे, डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट, उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, ये सारा कुछ हम लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट इन एटमोस्फेयर। डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। पोल्यूम का है जो है ना, पोल्यूम जो है आपकी, उसकी कितनी सिचुएशन पॉसिबल है, कितनी कंडीशंस पॉसिबल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको इसके अंदर एएलआर, ईएलआर, पिछले जो लास्ट 2 लेक्चर है उनमें मैंने आपको जरूर बताया होगा, एएलआर और ईएलआर का केस हमने डिस्कस किया था, तीनों कंडीशन ही करी थी। और क्या हमने एनएलआर भी पढ़ लिया था? क्या बिल्कुल हमने एनएलआर भी पढ़ लिया था। सबसे पहले देखो हमने केस डिस्कस किया था कि जब ईएलआर ग्रेटर देन क्या होता है आपका एएलआर होता है, तो क्या उस कंडीशन में इन्वायरमेंट जो होता है आपका अनस्टेबल होता है? बिल्कुल अनस्टेबल इन्वायरमेंट होता है। और जब एएलआर आपका ग्रेटर देन होगा किससे, ईएलआर से, इसका मतलब एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से अगर ज्यादा है तो आपका इन्वायरमेंट कैसा है भैया, स्टेबल है क्या? बिल्कुल जी, इन्वायरमेंट कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा। अच्छा जी, क्या इस कंडीशन के अंदर जो आपकी एडियाबेटिक लैप्स रेट होगी उसे किसी और नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, यहां पर एडियाबेटिक लैप्स रेट का नाम कुछ बदल जाता है जब आपका स्टेबल इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब एक तो नाम देखो, यहां पर आप कहोगे कि सर एएलआर है, यहां पर भी एएलआर है ना। इसे तो हमने याद भी किया था कि जब ए पहले आएगा और ई बाद में आएगा, इट मीन दैट कि आपका एनवायरमेंट कैसा है, स्टेबल। ये मैंने सिर्फ एक ट्रिक बताई थी, भैया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले आता है ये बाद में आता है अल्फाबेट में, इसलिए स्टेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो अनस्टेबल इन्वायरमेंट जब आपका होता है उस कंडीशन के अंदर जो आपकी एडियाबेटिक लैप्स रेट है, एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है ना आपका, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। चलिए जी, वो नाम क्या है उसके बारे में बताता हूं मैं। उसे बोला जाता है आपका सुपर एडियाबेटिक। बात समझ में आई? अनस्टेबल इन्वायरमेंट के केस में जो आपका क्या है, एडियाबेटिक लैप्स रेट है, उसे क्या नाम, दूसरा नाम भी दिया जाता है और वो क्या बोला जाता है, सुपर एडियाबेटिक। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो हम पोल्यूम का बिहेवियर पढ़ने वाले ना, अगर मैं बात करूं पोल्यूम की, तो पोल्यूम क्या होता है भैया, पोल्यूम आपका पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ जो ट्रेवल किया किसने, स्मोक ने, उसे क्या बोला गया, प्ल्यूम बोला गया। अच्छा जी, प्ल्यूम निकलती कहां से है, तो ये आपकी एक स्टैक से या चिमनी से निकल सकती है। अब ये आपकी जो स्टैक है रेस्टोरेंट में भी हो सकती है, ये आपकी इंडस्ट्री में भी हो सकती है, ये आपकी फर्टिलाइजर वाले कारखाने में भी हो सकती है भैया, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो सकती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमने कुछ इनकी रेट भी याद करी थी, है ना। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? आ रहा होगा। 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, है ना। क्या हमने ट्रोपोस्फेयर की बात करी थी, है ना, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास की हाइट की बात करी थी, क्या पॉल्यूटेंट के लिए? बिल्कुल। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो आपकी लगभग जो लैंड है आपकी उससे 300 मीटर के अंदर अंदर ही हम करेंगे। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं, नेचर ऑफ प्ल्यूम पढ़ते हैं हम। ठीक है, डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन के अंदर ही आपका ये टॉपिक है, डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट हम पढ़ रहे हैं। लास्ट इसके बाद में आपका जो टॉपिक बचता है वो है आपका पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, वो भी हम आज ही स्टार्ट कर देंगे इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है जी,
स्टार्ट करता हूं मैं पहले केस से। और आपका सबसे पहला केस जो है डिस्पर्जन का, प्लूम के बिहेवियर का, वो है आपका लूपिंग प्लूम। ठीक है, लूपिंग प्लूम आपका टॉपिक है। पढ़ते हैं क्या है लूपिंग प्लूम के अंदर। सबसे पहला आपका है लूपिंग प्लूम। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि लूपिंग प्लूम के अंदर होता कैसा है आपका जो नेचर जो है ना, देखो प्लूम का नेचर कैसा है। प्लूम का नेचर होगा आपका बिल्कुल वेवी। एक आप वर्ड पकड़ो, हर बिहेवियर के अंदर एक वर्ड पकड़ लेना और उससे आपको याद रखने में आसानी होगी। यहां पर मैंने क्या बोला, जब आपका लूपिंग प्लूम का केस है तो आपका जो पोल्यूटेंट है ना, या आपकी जो यहां से प्लूम निकल रही है उस प्लूम का बिहेवियर कैसा है, वेवी नेचर है उसका। वेवी नेचर का मतलब क्या है, क्या वो हवा के जैसे चल रहा है क्या? बिल्कुल हवा ऐसे ही चलेगी कुछ, है ना, बिल्कुल एकदम सडन रैपिड चलेगी। बात समझ में आ रहा है क्या? कभी ऊपर कभी नीचे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस कंडीशन के अंदर आपकी मिक्सिंग कैसी होगी? रैपिड मिक्सिंग होगी। चलिए जी, दूसरा हमें कीवर्ड मिला। पहला कीवर्ड मिला वेवी नेचर, ठीक है, प्लूम का। दूसरा हमें मिलता है कि आपकी रैपिड मिक्सिंग है। अगर रैपिड मिक्सिंग है तो क्या मैं इसे एक और टेक्निकल नाम दे सकता हूं? क्या मैं इसे टर्बुलेंट बिहेवियर बोल सकता हूं? क्या? बिल्कुल मैं इसे टर्बुलेंट बिहेवियर बोलूंगा। अच्छा जी, जब आपका हवा क्या चल रही है? बिल्कुल तेज, मतलब विंड की स्पीड क्या है? काफी ज्यादा है। और आपकी जो प्लूम है वो क्या कर रही है? रैपिड मिक्सिंग हो रही है, उसकी टर्बुलेंट बिहेवियर है। तो देखो ये क्या होगा, क्या ये पोल्यूटेंट ज्यादा हाइट तक जा पाएंगे? क्या नहीं। अगर हवा तेज चलेगी तो ये हवा के साथ जाने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या होगी? रैपिड मिक्सिंग होगी, टर्बुलेंट बिहेवियर रहेगा प्लूम का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन देखो, लेकिन यहां पर मैंने एक वर्ड ऐड किया है, डिस्पर्जन कंप्लीट नहीं हो पाता। जो आपका डिस्पर्जन है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता। 3-4 वर्ड है जो आपको ये पूरा का पूरा समझने में मदद करेंगे। देखो डायरेक्ट अगर आप रटना शुरू करोगे ना, मैं इसे बताने को ऐसे भी बता सकता था। देखो कैसे, अगर मैं शुरू करना चाहता तो मैं ऐसे कर देता कि ELR ग्रेटर देन ELR है, अनस्टेबल इन्वायरमेंट का केस है। लोग ऐसे भी बता सकता हूं मैं, ये बना देता मैं, एक लाइन यहां खींच देता और ये लो ये लो ये लो डॉटेड लाइन होगी, ये आपकी मैं यूं प्लूम बना देता। ओ लो ये लो, ये वेवी नेचर है, ये बन गया। नहीं, इससे इस फिनोमेनन से आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में वो क्या है। ये तो बना दूंगा मैं, 6 के 6 भी छाप दूंगा, नहीं समझ में आएगा। देखो हमें कहां से चलना है, हमें इस हिसाब से चलना है। सबसे पहले लूपिंग मतलब वेवी नेचर कैसा है? वेवी नेचर है। चलिए अब अगर वेवी नेचर कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि विंड की स्पीड क्या है? काफी ज्यादा है, तो क्या आपकी रैपिड मिक्सिंग होगी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स की? बिल्कुल जी, रैपिड मिक्सिंग होगी। क्या टर्बुलेंट बिहेवियर रहेगा? रैपिड मिक्सिंग बोल लो, आपका टर्बुलेंट बिहेवियर बोल लो, बात एक ही है ना। फिर मैंने क्या बोला कि डिस्पर्जन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। कंप्लीट डिस्पर्जन नहीं हो पा रहा यहां पर, इसका मतलब कि डिस्पर्स होने वाला था पार्टिकल, उससे पहले ही उसका क्या हो गया, वहां से हटना शुरू हो गया, है ना। मैंने आपको बोला ये पार्टिकल्स आप कैसे चल रहे हैं? वेव की डायरेक्शन के अंदर ही चल रहे हैं ना, जैसे विंड चल रही है, आप किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनका डिस्पर्जन कंप्लीट होने वाला था, ये वहां से हट गए अपनी जगह से। मतलब इनके अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे होंगे। बिल्कुल, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी करी थी। क्या मैंने टेम्परेचर बताया था क्या आपको? क्या मैंने आपको इनकी डेंसिटी बताई थी? क्या इनका जो टेम्परेचर और डेंसिटी है यही डिसाइड कर रहे थे कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर राइज कितना करेंगे, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब आपके पार्टिकल जो है उनका डिस्पर्जन शुरू हुआ, उससे पहले ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या हो गया? चेंज, और डिस्पर्जन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो बात समझ में आई? क्या ये एक अनस्टेबल केस नहीं है? क्या बिल्कुल एक अनस्टेबल केस है। क्यों बना, मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं आपको यहां से बता रहा हूं। यहां से समझने की कोशिश करो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो प्लूम के अंदर जो पार्टिकल है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ, मतलब या तो उनकी डेंसिटी चेंज हुई है, ऑब्वियस सी बात है, या उनका टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब आपको ये पता है कि या तो हवा गर्म होती है तब भी तेज चलती है, आंधियों के बारे में पता आपको, या फिर बारिश आई हुई ठंडी हवा भी चलती है ना। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको ये तो समझ में आ रहा है कि मेरी जो भी पॉकेट होगी, जो भी पार्सल होगा प्लूम का, वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी बहुत ही जल्दी जल्दी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसकी डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, पहले से ही लो थी तो और क्या हो जाएगी, ये लो हो जाएगी। क्या ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पार्टिकल जो है वो क्या जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे? क्या बिल्कुल वो आपके लैंड को टच करने की कोशिश करेंगे। लीजिए, ये था कॉन्सेप्ट। अब आपके ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, अगर आपके दिमाग में घुस गया, आपको जरूरत ही नहीं है ELR और ALR की, आपको जरूरत ही नहीं है, इसके बिना ही घुस गया। ठीक है, विंड की स्पीड तेज है, रैपिड मिक्सिंग हुई, टर्बुलेंट बिहेवियर निकला। ठीक है, हमें समझ में ये बात आई कि जब टर्बुलेंट बिहेवियर है, इट मीन दैट कि डिस्पर्जन कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
क्यों? हवा बहुत तेज चल रही है, टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा। भैया गर्म पार्टिकल था तभी तो निकल के क्या राइज करने की कोशिश किया, लेकिन राइज हमने होने ही नहीं दिया। हमने तो क्या, हवा ने नहीं होने दिया, हवा तेज चल रही थी, वो अपने साथ ले गई पार्टिकल्स को, उसने टेम्परेचर डाउन कर दिया, डेंसिटी भी डाउन कर दी। क्या इस कंडीशन के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो क्या लैंड के आसपास आने की कोशिश करेगा? बिल्कुल जी, वो नीचे आने की कोशिश करेगा, राइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, नीचे आने की कोशिश करेगा और लैंड को टच करने की कोशिश करेगा। क्या आपका ये एक अनस्टेबल केस है? क्या आप चाहोगे कि आपके पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल लैंड को टच करना चाहें, जितने भी पॉल्यूटेंट है? इससे तो क्या होगा, इन्वर्जन क्रिएट होने लग जाएगा, मतलब हमारी विजिबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, क्लियर नहीं रहेगी। ठीक है, ये क्या एक अनस्टेबल केस है। अब आप बोल लो इसको कि ELR ग्रेटर देन ALR, लो बोल दो अब ALR को कि ये सब एडियाबेटिक, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट है, लो जी हो गया। ये तो आपको वो कंसेप्ट है जो बुक्स के अंदर मिल रहा है, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सारा चीज, ये वाला, ये आपको इसके घर में मिल रहा है, ये सब जगह मिल रहा है। और ये जो मैंने बताया आपको समझ में जो आया, ये आपको मेरे वीडियो देखने से आएगा, सीधी सी बात है, यही फर्क है। ठीक है, समझ में आया? डिस्पर्जन जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा। जो आपके क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं ना, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो आपका मतलब व्हीकल से निकला हुआ जो आपका स्मोक है, उस स्मोक के पार्टिकल के अंदर ऐसा नेचर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है, लेकिन टेम्परेचर होता है तो एकदम से राइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी विंड क्या है, तेज ब्लो कर रही है, तो उसे अपने साथ ले जाएगी। अब हुआ क्या, डेंसिटी तो उसकी क्या थी, कम थी, लेकिन हवा के साथ घूमता रहा तो टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, अब क्या करेगा वो, ऊपर जाने की बजाय हवा तेज चल रही है, नीचे आता चला जाएगा। टेम्परेचर भैया ठंडा हो गया ना, क्योंकि गर्म था तो राइज कर रहा था, थोड़ा बहुत ऊपर वाली लेयर्स के अंदर घूम रहा हुआ। जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो धीरे धीरे अपने आप क्या आ गया, नीचे वाली एयर में आ गया। अब ये तो है नहीं कि जिंदगी भर हवा भी एक ही स्पीड से चलती रहेगी, नहीं ना। देखो भैया, आज जिसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वो कल को 50 भी तो होएगा ना, जिंदगी भर 60 से तो नहीं दौड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यही चीज यहाँ हुई, ऊपर वाली लेयर से वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे वाली लेयर्स में आएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो लैंड को क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा। ठीक है, क्या ये एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट का केस है? बिल्कुल अनस्टेबल इन्वायरमेंट का केस है। इससे ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये बताने की जरूरत है कि ELR ग्रेटर देन ALR हुआ और सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट हुई। आपको ये बात ऑटोमेटिकली समझ आ गई इधर वाले कॉन्सेप्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम सारी की सारी फिल्म को स्टडी करेंगे, कहीं भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। देखो मैंने एग्जांपल लिखा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के अंदर आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट आप कितना लेते हो, 3% 4 व्हीलर के लिए, और 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए कितना लेते हो भैया, आप लेते हो 4.5%। ठीक है, ये सब चीजें जो है ना, डेटा वगैरह, ये आप स्टडी करते रहा करो, नहीं तो मैं बीच बीच में कहीं कहीं पे मेरे को अगर याद आ जाएगा तो मैं बिल्कुल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट केस है न्यूट्रल प्लूम। ठीक है, न्यूट्रल प्लूम आपका नेक्स्ट केस है, ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखो न्यूट्रल तो नाम से पता चल रहा है। अब आप पता है क्या होता है, दो चीजें होती है पढ़ने की। जब आप खुद पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, उसको रटने की कोशिश करते हो, और रटने के लिए आप क्या करते हो, शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हो। और आपके वो शॉर्टकट कैसे होते हैं, वो होते हैं कि जब ELR ग्रेटर देन ALR है, अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, तो भैया लूपिंग प्लूम है, फिर आप रट लेते हो ELR इक्वल्स टू ALR है, अरे न्यूट्रल है ये तो इसका मतलब न्यूट्रल प्लूम होगी। अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देखिए सेकंड केस, कैसा केस है ये आपका है न्यूट्रल प्लूम। ठीक है जी, अब न्यूट्रल प्लूम के केस में ये तो आपने बोल दिया सर न्यूट्रल से, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये कंडीशन है। चलिए मैं भी सेटिस्फाई हूं इस कंडीशन से। आपने बोला कि ELR और ALR दोनों बराबर है, ठीक है, तो सब एडियाबेटिक और सुपर एडियाबेटिक का तो केस ही खत्म हो गया, उनका तो यहां से केस खत्म हो गया। चलिए न्यूट्रल प्लूम है तो क्या मतलब निकलता है, देखो जी, आपका स्टैक कुछ ऐसा, स्टैक से निकली प्लूम, अब प्लूम निकली बाहर, और आपने बोला कि न्यूट्रल, हमें नाम से समझ में आ रहा है, मतलब ना तो ये ज्यादा इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ना ही ज्यादा इधर जाने की कोशिश कर रहा है। इट मीन दैट कि क्या ये राइज करता चला जा रहा है, बिल्कुल ये राइज करता चला जा रहा है, और ये अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा, और इसकी मिक्सिंग कैसी होगी, वर्टिकल मिक्सिंग होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। ये कंडीशन तो आपने रटी रखी है कि ELR इक्वल्स टू ALR, नहीं तो आप अब रट लोगे कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है वो आपकी एडियाबेटिक लैप्स रेट के इक्वल है। मतलब जितना डिक्रीज हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर में इन्वायरमेंटल के अंदर हो रहा है, उतना ही हमारा जो पार्सल है स्मोक का, उसके अंदर भी उतना ही डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में हाइट बढ़ने के साथ। मतलब क्या पार्टिकल जो है वो तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक वो अपनी डेंसिटी और टेम्परेचर सराउंडिंग एयर के बराबर नहीं कर लेता, बिल्कुल यही चीज।
यही आपको निकालनी है। कॉन्सेप्ट आपको इसी से निकालना पड़ेगा, लेकिन रटने से नहीं, समझने से काम होगा। भैया वर्टिकल मिक्सिंग का मतलब मैंने क्या निकाला यहाँ पर कि ELR और ELR बराबर है। इट मीन दैट कि आपकी जितनी हाइट बढ़ रही है उतना ही टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अच्छा जी, अब ये तो हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर अपने आप, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यही चीज आपका जो स्मोक का पार्सल है ना उसके साथ हो जाए, तो बस पूरा का पूरा केस ही खत्म है। वे जो प्लूम के अंदर पार्टिकल है आपके वो क्या हो जाए, सेम इसी रेट से क्या होने लग जाए, ठंडे होने लग जाए, इसी हिसाब से उनकी डेंसिटी हो जाए। अच्छा जी, मैंने ये बोला कि इस केस से मैं मतलब क्या निकालता हूं, मैं ये निकालता हूं कि आपका स्मोक का पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल जो है वो कब तक राइज करेगा, तब तक राइज करेगा जब तक उसकी सराउंडिंग की एयर, सराउंडिंग एयर जो है उसके साथ सेम प्रॉपर्टीज नहीं कर लेता। सेम प्रॉपर्टी से मेरा मतलब क्या है, यहां पर तो दो ही प्रॉपर्टीज हमारे काम में आ रही हैं, एक तो आ रहा है आपका टेम्परेचर और दूसरी क्या आ रही है, डेंसिटी। तो न्यूट्रल प्लूम के अंदर कहने का मतलब ये पार्टिकल तब तक राइज करेगा जब तक वो सराउंडिंग एयर के बराबर तो कैसा नहीं कर लेता, टेम्परेचर, और उसके बराबर ही क्या नहीं कर लेता, डेंसिटी। क्या मैं इसका डायग्राम बनाऊं, क्या कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो डायग्राम को रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास तो केस आएगा। एक बात और मैं बता दूं आपको, जिन लोगों ने डायग्राम रटे ना वो गलत कॉन्सेप्ट पे है। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये भी याद नहीं हुआ होगा कि ये लो मैं बनाता हूं डायग्राम, देखो ये बना दिया मैंने, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे सुपर एडियाबेटिक, ठीक है। मैं प्लूम नहीं बनाता और आप मेरे को बता दो, लो सुपर एडियाबेटिक, लो बताओ कौन सी प्लूम है, बता दोगे क्या, किस प्रकार का प्लूम का बिहेवियर है? अभी तो मैंने आपको बताया है, लेकिन ऐसा केस कम से कम कई चीजों के अंदर पॉसिबल है। क्या आप इसे अकेला लूपिंग बोल सकते हो क्या? नहीं ना, जब तक आप इसके साथ विंड की वेलोसिटी की बात नहीं करते, जब तक आप इसका वेवी नेचर नहीं पढ़ते, जब तक आप विंड के बारे में कोई बात नहीं करोगे, जब तक आप ELR और ALR के बारे में बात नहीं कर देते। आपने बोल दिया सुपर एडियाबेटिक, लॉजिक कंडीशन तो हमारी समझ में आ गई कि ELR ग्रेटर देन कैसा है, ALR है। आप बोल दोगे कि अनस्टेबल एनवायरमेंट है। क्या इसके अलावा और कुछ समझ में आया क्या? क्या इसके अंदर और कुछ समझ में आया क्या? क्या इसके अंदर ये समझ में आया क्या? लो अब मैं एक कंडीशन और देता हूं आपको, है ना। अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ सर इससे हमारा काम हो जाएगा, तो मैं देखो अभी आपको एक कंडीशन देता हूं। मैंने ये बोला कि अगर आपकी प्लूम की हाइट क्या है, ज्यादा, मैंने प्लूम की हाइट बढ़ा दी। लो एक केस और बताता हूं आपको, हाइट बढ़ा दी तो क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका एनवायरमेंटल जो है वो स्टेबल के अंदर चला जाएगा। भैया लूपिंग प्लूम का ही केस बता रहा हूं, लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, स्टैक की हाइट बढ़ा दी, ऑब्वियस सी बात है, जनरल सी बात है, हम क्या चाहते हैं, पोल्यूटेंट को अपर एटमोस्फियर के अंदर पहुंचाना। भैया अपर एटमोस्फियर में पहुंचेंगे तभी तो नीचे इन्वर्जन नहीं होगा। और हमने क्या किया, ऑटोमेटिकली प्लूम की हाइट बढ़ा दी, हाइट बढ़ा दी तो ऊपर चला गया, मतलब थोड़ा और उनका राइज हो गया। अब राइज होकर उनका कहीं पर क्या होगा, मिक्सिंग होगी, तो ऑब्वियस है कि इन्वर्जन की कंडीशन बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मतलब क्या हम स्टेबल की तरफ जा रहे हैं क्या? बिल्कुल अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पक्का रखो, रटने की तरफ मत जाओ। मैं यही बात फिर से समझाऊंगा, ठीक है। वो आपके कॉन्सेप्ट के साथ ही खेलेगा। पेपर के अंदर जो एग्जामिनर है ना वो कॉन्सेप्ट से खेलेगा, और 90% बच्चे वहीं पर गलत टिक कर देंगे, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा अपने आप पे कि हाँ मैं तो आज डायग्राम रट के आया हूं और मैं पक्का 100% सही क्वेश्चन टिक कर दूंगा। चलिए समझने की तरफ जाना है हमें। न्यूट्रल प्लूम के अंदर मैंने बताया कि स्मोक का पार्टिकल तब तक राइज करेगा जब तक आपके सराउंडिंग एयर के बराबर उसका टेम्परेचर और उसकी डेंसिटी नहीं हो जाती। थर्ड केस की बात करते हैं, और आपका थर्ड केस है कोनिंग प्लूम, ठीक है जी। ये भी आपको ऐसे ही समझाऊंगा, डायग्राम की तरफ तो जाना ही नहीं है अपने को तो नाम से समझ में आना है। देखो ये क्या कह रहा है, कोनिंग कह रहा है। कोनिंग का मतलब कि यहां पर जो प्लूम आपकी निकल रही है उसकी शेप कुछ क्या होगी, कोन के जैसी होगी क्या? चलो मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं, फिर आपने अंदाजा लगाएंगे कि क्या केस बनता है ना। ELR ALR पे बाद में चलेंगे। ये लो जी, ये आपकी स्टैक है, इस स्टैक से प्लूम निकला, ये गया प्लूम यूं, फिर आपका ये गया प्लूम यूं, फिर आपका यूं गया, फिर आपका यूं गया, फिर यूं गया। चलिए मैं इसको एक डायमेट्रिक इसको देने की कोशिश करता हूँ, डायमेट्रिक नहीं सॉरी, मैं इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो डायग्राम बनाया मैंने कुछ, ये आपका कोन शेप का बन रहा है, क्या है कोन में क्या होगा, बस ज्यादा ये होगा। यहाँ पर ये चीज नहीं बना रहा मैं, ठीक है, मैंने सीधा ही मिला दिया। तो क्या ये कोन शेप का बन रहा है क्या? अच्छा ऐसी कंडीशन कब पॉसिबल होगी, ऐसी कंडीशन आपकी तब पॉसिबल होगी क्या, जब आपकी विंड की वेलोसिटी क्या हो, काफी ज्यादा हो। मतलब फिर से रैपिड मिक्सिंग का केस हो रहा है क्या? बिल्कुल, यहां पर विंड की वेलोसिटी जो है आपकी 32 km/h से भी ज्यादा रहती है। बात समझ में आई क्या? अब आप कहोगे सर इतनी तेज होगा, 32 km/h से भी तेज चल रही है भैया, है ना। तो विंड का वेलोसिटी ज्यादा है, और जो प्लूम है आपकी कैसी शेप लेने की कोशिश कर रही है, ये आपकी कोन की शेप लेने की नाम कोशिश कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया,
कोनिंग प्लूम बन गया। अच्छा जी, क्या यहाँ पर जो आपकी मिक्सिंग है वो फास्ट होगी क्या? बिल्कुल। अगर हवा तेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि मिक्सिंग क्या होगी आपकी हवा के साथ, या मैं बात करूं कि विंड के साथ। देखो मैं बार बार ना विंड को हवा बोल देता हूं ना, तो इससे आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये मैं यही बोल रहा हूं कि आपकी जो प्लूम है ना, प्लूम की जो पार्टिकल है इसके अंदर, उनकी विंड के साथ मिक्सिंग जो है वो कैसी होगी? फास्ट मिक्सिंग होगी। ठीक है, फास्ट मिक्सिंग होती है। चलिए, ये तो आपने कहा कि सर हवा तेज चल रही है तो फास्ट मिक्सिंग होगी, लेकिन यहां पर एक रैंडम कंक्लूजन हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखो भैया, कोनिंग प्लूम के केस के अंदर देखो हवा तो तेज चल ही रही है, हवा तेज चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं से या तो बादल आ रहे होंगे या आपके जा रहे होंगे। चलिए जी, बादल आ गए तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या मैं यहाँ पर दिन की बात करने वाला हूँ? बिल्कुल। क्या मैं यहाँ पर नाइट की बात करने वाला हूँ? क्या? बिल्कुल जी, मैं दोनों की बात करने वाला हूँ। डे के अंदर आपका रेडिएशन कैसा होता है? ये आपका सोलर रेडिएशन होता है। चलिए जी, ये बात भी हुई। क्या नाइट के अंदर आपका जो रेडिएशन होता है वो आप क्या कहते हो? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हो क्या? स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ, फिर से खुद से बोल रहा हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उस केस की जब हवा तो चल रही है तेज, आसमान में क्या भैया बादल छाए हुए हैं। अब दिन में तो कैसा होता है? सोलर रेडिएशन, और रात को कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पता ना आपको? बिल्कुल। लैंड के अंदर से जो हीट होती है वो कहाँ जाती है? आसमान की तरफ जाती है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि रात को जमीन क्या करती है? गर्मी फेंकती है। ऐसा भी बोलते हैं, खेती बड़ी करने वाले लोग बोलते हैं। चलिए, नन ऑफ योर कंसर्न। अपन वापस आते हैं अपनी बात पर कि 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे, दिन के अंदर तो क्या था? सोलर रेडिएशन, जमीन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और रात को आपके जो लैंड के रेडिएशन है, जो आपकी मिट्टी का रेडिएशन है, वो आसमान तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि बीच में कौन है? क्लाउड है। क्या ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी मिक्सिंग, अब बताओ आप, मिक्सिंग फास्ट होगी क्या? बिल्कुल जी, मिक्सिंग फास्ट नहीं होगी। यहां पर क्या होने लग जाएगी? ये आपकी मिक्सिंग जो है अब कैसी होने लग जाएगी? लो होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो ये पार्टिकल चल रहा है ना, पार्टिकल, स्मोक के जो पार्टिकल चल रहे हैं, है ना, बिल्कुल विंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये भी तो क्या चाहते हैं कि खुला एनवायरनमेंट हो। खुला एनवायरनमेंट का मतलब ऊपर बादल नहीं हो, इनको राइज करने का मौका मिले, लंबी दूरी ट्रैवल करने का मौका मिले। भैया लंबा चलेंगे तभी तो इनका टेम्परेचर क्या होगा? विंड के टेम्परेचर के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट एक ही है बिल्कुल। प्लूम बिहेवियर के अंदर आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि प्लूम के अंदर जो पार्टिकल है उनका टेम्परेचर और डेंसिटी सराउंडिंग एयर के बराबर करनी है। अगर वो जमीन के नजदीक बराबर हो रही है, इट मीन दैट वहां पर इन्वर्जन कंडीशन है। अगर वो ऊपर जाकर हो रही है, इट मीन दैट वहां पर क्या है? स्टेबल इन्वायरमेंटल का केस है। बात समझ रहे हो? अनस्टेबल कब होगा? जब धरती के आसपास में घूमेंगे पार्टिकल। तीन कंडीशन ना अपने दिमाग में क्लियर कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है ये। मैंने बोला अब क्या ऐसा कंडीशन पॉसिबल है जो मिक्सिंग फास्ट बोल रहे थे हम, क्या अब होगी? क्या नहीं, वो किस में तब्दील हो जाएगी? आपकी लो में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, लो मिक्सिंग होगी, लेकिन यहां पर आपकी विंड की स्पीड क्या है? तेज है, तो ये पार्टिकल्स को क्या ले जाती है? थोड़ा दूर ले जाती है। पहले केस की बजाय जो आपने पढ़ा ना लूपिंग के कंपेरिजन में अगर मैं बात करूं, कोनिंग के अंदर आपके जो प्लूम के पार्टिकल है वो क्या करते हैं? थोड़ा दूर ट्रेवल करते हैं, क्योंकि हवा क्या है? तेज है, मिक्सिंग लो है, लेकिन पार्टिकल क्या होंगे? दूर तक जाएंगे। लेकिन देखो क्या है, सोलर रेडिएशन दिन में और रात को कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। लेकिन यहां पर बीच में बाधा कौन आ गए? बादल आ गए, तो ये ऊपर तो नहीं जा पाएंगे। ऊपर नहीं जा रहे, इट मीन दैट हम इसको पूरा का पूरा स्टेबल केस नहीं कह सकते। जब तक आपके पार्टिकल जो है ना, स्मोक के पार्टिकल अपर एटमोस्फेयर में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं बोलोगे। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बाधा कौन आ गई बीच में? क्लाउड। इसका मतलब ये तो मैं कह सकता हूं कि पार्टिकल हवा के साथ ऊपर जा तो रहा था, लेकिन वो अपर एटमोस्फेयर में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बीच में कौन था? बादल था। ठीक है, बादल की वजह से ऊपर नहीं जा पाया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक थोड़ा सा इनिशियल स्टेबल सा बन रहा है ना? या इनिशियल को हटाओ, यहां पर मोस्ट सुटेबल वर्ड आपका क्या है? पार्शियल स्टेबल, है ना? ये कैसा केस हो गया? पार्शियल स्टेबल एनवायरनमेंट का। मैं कह रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चीजें क्या याद रखनी है? कीवर्ड्स क्या याद रखने हैं? विंड की वेलोसिटी 32 किलोमीटर आवर से क्या है? ज्यादा है। न्यूट्रल प्लूम का भी केस ले रहे हो आप, न्यूट्रल से कोनिंग में आ रहे हो तो भी हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बोला न्यूट्रल का केस था, पार्टिकल राइज कर रहे थे वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन हवा तेज हुई, पार्टिकल मुड़ गए। अब आसमान में क्या है? बादल, क्योंकि हवा के साथ तो बादल तो आएंगे। अब बादल आ गए, आपको पता है दिन में कैसा सोलर रेडिएशन, रात में कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल। दिन में ऊपर से धूप नीचे नहीं पहुंच रही, और रात को नीचे से धूप ऊपर नहीं जा रही। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है? आपकी पार्टिकल की मिक्सिंग क्या हो जाती है? लो, लेकिन पार्टिकल जो है डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या बोल दिया? ये एक तरीके का क्या है? पार्शियल स्टेबल केस है।
ठीक है। और शेप जो होती है प्लूम की किस तरीके की बनती है, आपकी कोन की शेप की बनती है, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, कोनिंग प्लूम बोल दिया। कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर ALR ग्रेटर देन ELR को रटने की। लो मैंने लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये तो हमें यहां से भी समझ में आ रहा है कि पार्शियल स्टेबल का केस आपने बोला, इसका मतलब ALR क्या है, ELR के ग्रेटर देन है। और जब ऐसा केस होता है तो इसी एडियाबेटिक लैप्स रेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे सब एडियाबेटिक बोल देते हैं। ठीक है जी, बस ये है कॉन्सेप्ट। देखो इससे इधर मत आओ, इससे इधर जाओ तो ज्यादा अच्छा याद होगा। अगर इससे इधर आ रहे हो तो रट्टा मार रहे हो, अगर इससे उधर जा रहे हो ना तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए जी, तीसरा केस कंप्लीट हो कॉनिंग प्लूम का। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस जो है हमारा डिस्कस करते हैं, और वो है आपकी फैनिंग प्लूम। फोर्थ केस है आपका फैनिंग प्लूम। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको दे चुका हूं, कीवर्ड मैंने आपको दे दिया कि जब तक एक पार्सल जो है आपका स्मोक का वो चला एटमोस्फेयर के अंदर और वो अपने सराउंडिंग एयर के बराबर टेम्परेचर डेंसिटी नहीं कर लेता तब तक चलता रहेगा। ठीक है जी। फोर्थ केस है आपका फैनिंग प्लूम। चलिए आगे देखते हैं फैनिंग प्लूम की तरफ। फैनिंग प्लूम के अंदर देखो क्या होता है। अभी तक हमने क्या किया, सारे के सारे केस स्टडी किए, सब के सब क्या थे, ALR और ELR की तरफ थे। लेकिन जो आपका फैनिंग का केस है, यहां पर क्या होता है, लो विंड होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप पहला कीवर्ड बनाएंगे लो विंड, मतलब हवा बिल्कुल हल्की हल्की चल रही है। इस केस के अंदर क्या होगा, जो आपकी स्टैक जो है यहां से जो आपकी प्लूम निकल रही है, देखो हम यहां पर एक्चुअली है कैसा, लो विंड है और कंडीशन कैसी बनी हुई है, इन्वर्जन की बनी हुई है। ये पहले से इन्वर्जन की कंडीशन पहले से बनी हुई है। अब भैया इन्वर्जन की कंडीशन है तो आपको ये तो पता ही है कि डायग्राम आपका कैसा बनेगा भैया, नेगेटिव लैप्स रेट बनेगी, क्या नेगेटिव लैप्स रेट बनेगी जी। नेगेटिव लैप्स रेट आपको पता है कि पॉजिटिव में आप इधर की तरफ गए थे, इस बार कैसे जाना है, नेगेटिव, तो ये लो नेगेटिव की तरफ चले गए। ये आपका क्या हो गया, NLR हो गया उल्टी डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका अल्टीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पार्टिकल का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था डाउन, अब क्या हो रहा है उल्टा बढ़ रहा है। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा था, पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर क्या आता है, नीचे की तरफ आने लग जाता है। ये बात हम कर चुके हैं जब मैंने आपको इन्वर्जन की कंडीशन लास्ट लेक्चर में दी थी तभी। अच्छा, ये मैंने बना दिया इन्वर्जन। और आपकी जो दूसरी ELR है, नॉर्मल ELR, वो तो कैसा चलेगा, वो तो ऐसा ही चलेगा। लो जी, ये तो हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। अब इधर आते हैं, थोड़ा प्लूम की तरफ आते हैं। इन्वर्जन छाया हुआ है, मैंने ये बोला कि ये पहले से है, एक सरफेस इन्वर्जन के ऊपर पहले से बन रखी है। इस कंडीशन के अंदर जब आपकी लो विंड चल रही है तो यहां स्टैक से जो निकली हुई प्लूम होगी, ये क्या करता है, आपका जो प्लूम है इन्वर्जन की वजह से क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा, ज्यादा सरफेस में ऊपर क्या है, ट्रैवल नहीं कर पाएगा। जब ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, जमीन के पास आने की कोशिश करेगा। मतलब ये जमीन तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देखो हवा कैसे चल रही है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, तो बिल्कुल ये नीचे नहीं आएगा। लेकिन आपकी जो स्टैक की हाइट है लगभग इसके बराबर ही रहता है। और ये पूरा का पूरा कैसा ट्रैवल करता है, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है। ठीक है, 3 कीवर्ड यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। एक तो कंडीशन याद रखनी है कि इन्वर्जन हो रहा है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि यहां पर लो विंड है, हवा है थोड़ी थोड़ी, और ये प्लूम के पार्टिकल्स को कैसा लेके जा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करवा रही है। ऐसे केस के अंदर आपको समझ में आया, मैंने इन्वर्जन कंडीशन कैसी बताई आपकी, नेगेटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट बनेंगे। ठीक है, अब इसको आगे आपका जो फैनिंग प्लूम है इसको आप आगे और भी पढ़ सकते हो। अब NLR के अंदर आपको पता है कि जब हमने NLR कंसिडर किया था, नेगेटिव लैप्स रेट, तो क्या मैंने इन्वर्जन यहाँ पर रेडिएशन इन्वर्जन भी बताया था आपको, और क्या मैंने आपको रेडिएशन के बाद में सेकंड इन्वर्जन भी बताया था, और वो आपका था सबसाइडेंस। अब आप इसको आगे जितना मर्जी पढ़ते जाओ, इन दोनों कंडीशन को भी लगाते जाओ, रेडिएशन को भी लगाते जाओ, सबसाइडेंस को भी लगाते जाओ। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या आपका, कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वर्जन की कंडीशन के अंदर जब आपकी स्टैक से प्लूम निकला, वो प्लूम क्या हो रहा है, लंबी दूरी क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, दूर तक जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ NLR है, नेगेटिव लैप्स रेट है, लेकिन हमारे लिए तो फायदा ना भैया, ऊपर तो इन्वर्जन है, ये तो पता है, छाया रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव लैप्स रेट बन रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पार्टिकल क्या करेगा, स्टैक की हाइट से थोड़ा सा ऊपर लो विंड की वजह से हॉरिजॉन्टली दूर तक जाएगा, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन हमें बता दे रही है कि आपका जो प्लूम है वो किस तरीके के नेचर में जा रहा है, स्टेबल के नेचर में जा रहा है क्या, बिल्कुल स्टेबल के नेचर में जा रहा है।
आप इस चीज के साथ बिल्कुल कंफ्यूज ना होए कि आपका इन्वर्जन का केस होगा तो इन्वायरमेंट मतलब प्लूम का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों के ना मिसकंसेप्शन बन जाता है कि सर जब इन्वर्जन की कंडीशन है तो हम ये क्यों नहीं लिखते कि अनस्टेबल इन्वायरमेंट है। भैया इन्वर्जन तो ऊपर हो ही रखा है, गर्मियों के दिनों में नहीं दिखता क्या आपको? शाम होने से पहले पहले आपको दिखता है ना कई बार कि आसमान के अंदर एक पीला पीला रंग सा छाया हुआ रहता है। भैया वो इन्वर्जन की कंडीशन ही है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। लेकिन अगर लो विंड चल रही है तो हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, बहुत दूर तक ट्रेवल करेंगे, और जब दूर तक ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा। देखो गर्मियों के दिनों का आप एग्जांपल ले सकते हो, एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन बनती भी है कब, जब गर्मियों के दिन होते हैं, आपके समर्स के अंदर ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। और फैनिंग प्लूम के बाद में अब हमें नेक्स्ट केस पढ़ना है लॉफ्टिंग प्लूम का। ये मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। कुछ नहीं, बस आप समर का एग्जांपल ले लो। एक्चुअली क्या हो रहा है समर के अंदर, क्या होगा, टेम्परेचर वैसे भी एटमॉस्फेयर का क्या है, ज्यादा है, और पार्टिकल जो क्या है नेगेटिव लैप्स रेट की वजह से कहां आ रहे हैं, जमीन के पास में आ रहे हैं, लेकिन लो विंड चल रही है तो उन्हें दूर तक ले गई। नेक्स्ट केस है आपका फिफ्थ केस, और वो है आपका लॉफ्टिंग प्लूम। लॉफ्टिंग प्लूम आपका किस तरीके का केस है, यहां पर आपको कीवर्ड क्या बनाना है, पहला कीवर्ड आपको बनाना है कि आपका सरफेस पर तो कैसा भैया, सरफेस कैसी हो रही है आपकी, बिल्कुल इन्वर्जन वाली। बात समझ में आ रही है? आपको सरफेस के ऊपर कैसा दिख रहा है प्लूम, स्टैक के जस्ट ऊपर आपको क्या दिख रहा है, सरफेस इन्वर्जन दिख रहा है। चलिए जी, जब इन्वर्जन दिखा, मैंने आपको बोला कि सरफेस इन्वर्जन जो है ये फॉलो हो रहा है किसके द्वारा, आपका सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट के द्वारा। चलिए जी, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट के द्वारा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि सरफेस में इन्वर्जन सा छाया हुआ है, लेकिन हवा नहीं भी चल रही होती तब भी हम क्या करते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि ये आपका ग्राउंड लेवल है जहां पर आपको सरफेस इन्वर्जन दिखाई दे रहा है। सरफेस इन्वर्जन का मतलब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो क्या आपकी इन्वर्जन के अंदर नेगेटिव लैप्स रेट बनती है क्या, बिल्कुल जी नेगेटिव लैप्स रेट बन जाती है। ये लो नेगेटिव लैप्स रेट बना दिया मैंने इन्वर्जन की कंडीशन का। फिर मैंने आपको क्या बोला कि इन्वर्जन की कंडीशन के बाद आपका क्या फॉलो हो रहा है, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट फॉलो हो रहा है। इट मीन दैट कि क्या आपका ELR ग्रेटर देन क्या है, ALR है क्या, बिल्कुल जी ये आपका फिर यूं जाएगा। बात समझ में आई? पहले यूं जाएगा, ये आपका NLR को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये यहां से यूं वापस जाएगा तो ये किसको बताएगा, सब एडियाबेटिक लैप्स रेट को बताएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बस यही केस आपको ध्यान रखना है। जब आपकी, देखो मैं बताऊं आपको, ये आपको सरफेस का इन्वर्जन दिखाई दिया, यहां पर आपकी क्या बनी हुई है, स्टैक बनी हुई है, और स्टैक की हाइट क्या है, इस सरफेस इन्वर्जन से मैं कह रहा हूं, यहां पर कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि इस हाइट पे तो क्या है आपको, ये तो आपको नॉर्मली क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर लग रहा है कि सरफेस पे इन्वर्जन से छाया हुआ है, लेकिन स्टैक की हाइट क्या है, काफी टाल। जहां पर स्टैक्स क्या होती हैं, काफी लंबी होती हैं, लंबी लंबी जहां पर होती हैं स्टैक्स आपकी, वहां पर अगर सरफेस इन्वर्जन है और पार्टिकल जो है सरफेस इन्वर्जन से ऊपर जाकर निकल रहे हैं, बात समझ में आ रही है क्या, ऊपर जाकर निकल रहे हैं, तो क्या इनकी अब वर्टिकल मिक्सिंग होगी क्या? नहीं जी, इनकी वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो यहां पर इन्वर्जन छाया हुआ है इस हाइट पे, ये इन्वर्जन इनको नीचे आने नहीं देगा। तो क्या आपको ऐसा कुछ मौसम सर्दियों में मिलता है क्या? सर्दियों में मिलता है क्या? बिल्कुल, सर्दियों में जब आपका फोग होता है, कोहरा छाया हुआ होता है, तो क्या आपको नीचे के एटमॉस्फेयर के अंदर यहां पर ऑलरेडी पहले से इन्वर्जन बना हुआ मिलता है, विजिबिलिटी कम होती है। अब इस कंडीशन के अंदर कोई लंबी आपकी स्टैक है, बहुत ही टाल स्टैक है, उससे जो प्लूम निकलेगा, क्या उसकी वर्टिकल मिक्सिंग होगी क्या? वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होती भैया, ये अच्छी खासी हाइट ट्रेवल कर जाता है, और जब ये हाइट, तो क्या हमारे लिए आइडियल केस बन जाता है क्या? क्या हम यही चाहते थे क्या कि आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो बहुत ही ऊपर हाइट पर चली जाएं, और वो गए कैसे? देखो इन्वर्जन तो ऑलरेडी छाया हुआ है, सर्दियों के केस में हमें पता है इन्वर्जन होता है पहले से। तो इस कंडीशन के अंदर जो आपकी लंबी लंबी टॉल जो होती है, टॉल स्टैक्स जो होती है, उनसे जो प्लूम निकलेंगे वो अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे, और जैसे ही वो अपर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे उसके बाद में धीरे धीरे वो अपना टेम्परेचर और डेंसिटी जो है सराउंडिंग एयर के बराबर कर लेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्टेबल केस को। बिल्कुल, ये आपका मोस्ट आइडियल और मोस्ट स्टेबल केस है। याद रखेंगे, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूम बिहेवियर इज शोन द मोस्ट आइडियल केस और स्टेबल केस, आपका आंसर क्या होगा? लॉफ्टिंग प्लूम आपका आंसर होगा।
ठीक है जी, बस इतना ही है लोफ्टिंग प्लूम। आपको दो ही वर्ड याद रखने हैं। पहला याद रखना है कि सरफेस कैसा हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, मतलब सर्दियों का मौसम, और फिर क्या हो रही है, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट हो रही है। इट मीन दैट कि पहले तो एनएलआर जाएगा, इन्वर्जन हुआ, बाद में लंबी टॉल जो है आपकी स्टैक्स, उनसे धुएं निकल रहे हैं भैया, ऊपर जाके निकल रहे हैं, स्मोक ऊपर गया, बहुत हाइट पे ट्रैवल कर गया, नीचे उन्हें कौन नहीं आने दे रहा, नीचे आपको इन्वर्जन नहीं आने दे रहा, तो आपके पास रास्ता क्या बचता है, ऊपर जाने का। पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट केस पढ़ते हैं हम, अगले की तरफ बढ़ते हैं, और वो आपका है फ्यूमिगेटिंग प्लूम। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर का सहारा नहीं लेते ना, टेम्परेचर का सहारा नहीं लेते तो ये केस हमारे समझ में आते नहीं है। ठीक है, इसलिए देखो मेरे को भी टाइम लगा है समझने में, क्योंकि पहले ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहे थे। फिर मैंने क्या हुआ, गर्मी सर्दी मानकर ऐसे इन्वर्जन क्रिएट किया अपने दिमाग के अंदर, तो ये बातें क्लियर होने लगी। वही मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका केस है फ्यूमिगेटिंग प्लूम। ठीक है जी, फ्यूमिगेटिंग प्लूम। चलिए अगले केस की बात करते हैं। ये आपका फ्यूमिगेटिंग प्लूम। देखो लास्ट केस के अंदर का ना बिल्कुल ये क्या है आपका ना, बस एकदम ये मान लो कि रिवर्स है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है उसका। कैसे हो रहा है देखो, पिछली बार हमने क्या कंसीडर किया, पिछली बार हमने ये कंसीडर किया कि आपकी जो स्टैक है इसकी हाइट क्या है, ज्यादा है ना, स्टैक की हाइट ज्यादा है, और हाइट ज्यादा है, और नीचे कैसा हो रहा है आपका मौसम इन्वर्जन का, और ऊपर क्या हो रहा है आपकी सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। इस बार पता क्या हुआ, इस बार इस केस के अंदर क्या होगा, आपकी जो स्टैक है, इस स्टैक से जो आपकी प्लूम निकल रही है, ये प्लूम जो है ये अपर एटमोस्फेयर, मतलब इस प्लूम से थोड़ा सा ऊपर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। इस बार नीचे नहीं है इन्वर्जन, ऊपर ही है, ऊपर इन्वर्जन है। और जैसे ही आपकी प्लूम से क्या हुआ, सॉरी स्टैक से क्या निकला, प्लूम निकला, तो इसे कंडीशन कैसी मिली, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन मिली। देखो अब मैंने ये बोला कि आपका इन्वर्जन तो ऊपर है और प्लूम जो है वो नीचे रह गई, और इसको कंडीशन कैसे मिली, सुपर एडियाबेटिक मिली। तो क्या इस कंडीशन के अंदर आपके पॉल्यूटेंट ऊपर जा पाएंगे क्या, नहीं भैया। इन्वर्जन का काम क्या है, रोकना, ये इनको यही रोक देगा। जब सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट इन्वर्जन से पहले मिल जाता है प्लूम को, तो क्या होगा, आपके जो पोल्यूटेंट है वो क्या घूमते रहेंगे क्या इधर उधर, बिल्कुल घूमते रहेंगे। ऊपर उनको इन्वर्जन नहीं जाने देगा, और नीचे आपको पता है वो आ सकते हैं, और नीचे क्या आपके पास लैंड है, तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड को टच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इस केस के अंदर क्या होगा, जो आपके पॉल्यूटेंट है वो ग्राउंड को टच कर जाते हैं। क्या ये एक बैड केस है, बिल्कुल ये एक बैड केस है। एटमोस्फेयर के लिए सबसे बुरा केस आपका फ्यूमिगेटिंग प्लूम का बनता है। फिर इस हिसाब से तो देखो डायग्राम बनाए हम, तो मैंने क्या बोला आपको कि पहले कैसा है, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट है, लो जी सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, फिर क्या एनएलआर है क्या, लो जी एनएलआर, कुछ ऐसा डायग्राम आपका बन जाएगा। चलिए जी, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। ये आपका फ्यूमिगेटिंग प्लूम था। हमने क्या बोला कि इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन ऊपर हो रहा है स्टैक से, और नीचे स्टैक को कैसी कंडीशन मिल रही है, सुपर एडियाबेटिक। और सुपर एडियाबेटिक कंडीशन आप जानते हो, जब ईएलआर आपका क्या है, एएलआर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है आपका, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ये आपका हो गया फ्यूमिगेटिंग प्लूम। ठीक है, इसके बाद में एक लास्ट केस बचा हुआ है, ठीक है, वो है आपका ट्रैपिंग प्लूम का। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। इस लेक्चर की थोड़ी लेंथ जो है ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैंने आज डिलीवर किया आपको समझ में आया होगा। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।